हेलो एवरीवन, वेलकम टू एकलव्य स्टडी पॉइंट एंड आई एम सचिन। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को क्लास 11th की पॉलिटिकल साइंस से जो आपका फर्स्ट चैप्टर है कॉन्स्टिट्यूशन व्हाई एंड हाउ, न्यू वीडियो है 2024-25 सेशन के स्टूडेंट्स के लिए। इसकी इजी एक्सप्लेनेशन आप सभी को करवाने वाला हूं और आप सभी के लिए खुशखबरी है कि आपको जितने भी मैं चैप्टर्स करवाऊंगा उसके फ्री पीडीएफ नोट्स आप सभी को प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करके पूछ सकते हैं। मेरा जो यूज़र नेम है वो आप सभी की स्क्रीन के सामने दिया हुआ है, तो आप कभी भी मुझे मैसेज कर सकते हैं और आपकी जो भी क्वेरीज हैं वो आप आके मुझसे पूछ सकते हैं। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आपको बता दूं कि जो हमारे फ्री पीडीएफ नोट्स हैं वो आप सभी को मिलेंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पर, जो कि है क्लास 11 ईएसपी। ठीक है, यहाँ पे आप जाओगे तो आपको सारे जो भी पीडीएफ नोट्स हैं वो मिल जाएंगे। सो अब हम चलते हैं अपने सबसे पहले टॉपिक के ऊपर, वो है व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन, कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। सो देखो, कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है कि एक तरीके की रूल बुक होती है, एक ऐसी बुक होती है जिसमें किसी भी कंट्री को कैसे रूल करना है उसकी ये बुक होती है। उसके अंदर सारे जो नियम कानून लॉज होते हैं वो सब लिखे होते हैं। ठीक है, सो इट टेल्स एवरीवन व्हाट दे कैन एंड कैन नॉट डू, कि किसी भी देश का अगर कोई सिटीजन है वो क्या क्या कर सकता है और वो क्या क्या नहीं कर सकता, वो कॉन्स्टिट्यूशन हमें बताता है। ठीक है, और गवर्नमेंट कैसे काम करती है ये भी हमें कॉन्स्टिट्यूशन से ही पता चलता है। तो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। अब हम ये देखेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में थोड़ा सा और समझ लेते हैं। ये गवर्नमेंट को एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है कि गवर्नमेंट को काम कैसे करना है। ठीक है, जो हमारी गवर्नमेंट्स होती हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, वो कैसे काम करेगी वो भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ही बताता है। और लोगों के बीच में और गवर्नमेंट के बीच का जो रिलेशन होता है वो भी हमें कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर देखने को मिलता है। इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर सारे बेसिक रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे होते हैं कि भाई किसी भी कंट्री को कैसे रूल करना है। और इसके अलावा डिसीजन मेकिंग पावर किसके पास होगी ये भी हमें कॉन्स्टिट्यूशन ही बताता है। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब देखो, अब अगर हम अपनी सोसाइटी की बात करें तो जो इंसान होता है वो एक सोशल एनिमल होता है। ठीक है, ये एक बहुत ही बड़े विद्वान ने कहा था और उन्होंने, शायद ये एरिस्टोटल ने कहा था कि मैन इज अ सोशल एनिमल। तो हम एक सोसाइटी में रहते हैं जहाँ अलग अलग कम्युनिटीज़ के लोग रहते हैं। खासकर इंडिया की बात करूँ तो हमारे इंडिया में बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। सो कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ही नेसेसरी हो जाता है जब आप बहुत ज़्यादा डाइवर्स एरिया में रहते हो। तो वहाँ पे क्या है, लोगों के बीच में, कम्युनिटीज़ के बीच में एक पीस बनी रहे, लोगों के बीच में एक, भाई कहते हैं ना, तालमेल बना रहे, कोऑर्डिनेशन बना रहे। इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन जैसा डॉक्यूमेंट बहुत ज़रूरी हो जाता है। और द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स द सेट ऑफ बेसिक रूल्स। ठीक है, जैसा कि मैंने अभी आपको पीछे बताया था, कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ बेसिक रूल्स लिखे हुए होते हैं जिससे गवर्नमेंट कैसे काम करती है या स्टेट गवर्नमेंट कैसे काम करती है वो हमें पता चलता है। ठीक है, तो दिस इज द सोसाइटी वी आर लिविंग इन, देयर आर डिफरेंट सॉर्ट ऑफ पीपल्स, डिफरेंट सॉर्ट ऑफ कम्युनिटीज। ठीक है, सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके देश में कॉन्स्टिट्यूशन हो, रिटर्न में हो तो और ज़्यादा अच्छी बात है, क्योंकि वो थोड़ा अच्छा प्रूफ हो जाता है कि हाँ भाई ये देश जो है ये कॉन्स्टिट्यूशन से चलता है। अब अगर हम आगे बढ़ते हैं, सो वी कैन सी व्हाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन। अब आप सोचोगे हमने ये तो देख लिया कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है। अब मैं आपको ये बताता हूं कि व्हाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन, हमें इसकी क्या जरूरत है। डिफाइंस लीडरशिप रोल्स, कि आपके देश के लीडर्स जो होंगे वो कौन होंगे, किसके पास कितनी पावर होगी, कौन इंचार्ज होगा, पावर किसके पास ज़्यादा होगी, प्रेसिडेंट के पास या प्राइम मिनिस्टर के पास, क्या उनकी जॉब है, उनका काम क्या है, ये हमें कॉन्स्टिट्यूशन बताता है। सेकेंडली, पावर जो है वो बैलेंस रहती है कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियरली जो पावर होती है कंट्री को रूल करने की वो डिवाइड हो जाती है। ठीक है, और वो पावर जो होती है आप देखोगे, एक तो आपकी जुडिशरी होती है, ठीक है, एग्जीक्यूटिव हो जाती है और आपका पार्लियामेंट हो जाता है। 3 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। ठीक है, पार्लियामेंट लॉज बनाता है, ठीक है, जुडिशरी उसमें अगर कोई उसको भाई वॉयलेट करता है तो उसको सज़ा देता है, और इसके अलावा जो हमारा एग्जीक्यूटिव होता है वो उस लॉज वगैरह को, जो भी लॉज बनते हैं उसको एग्जीक्यूट करने का काम करता है। सो ये हमारी गवर्नमेंट के 3 पार्ट्स होते हैं। ठीक है, सो अब किस पार्ट को कितनी पावर ज़्यादा मिलेगी ये भी हमें कॉन्स्टिट्यूशन से ही पता चलता है। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। सो एज वी कैन सी, अभी हम 2024 में ये वीडियो बना रहे हैं, तो मेरे राइट साइड में, ठीक है, आपको दिख रही होंगी श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, लेफ्ट साइड में आपको दिख रहे होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। सो आप सभी जानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी जो हैं उनके पास रियल पावर है देश के अंदर काम करने की। प्रेसिडेंट जो है वो फॉर्मल नाम का होता है, ऐसा अगर हम देखें, मेनली क्योंकि हमारी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। ठीक है, और इसमें होता क्या है, पीएम के पास ज़्यादा पावर होती है। सेम टू सेम यूके में भी ऐसा ही होता है।
यूनाइटेड किंगडम में भी जो प्राइम मिनिस्टर होता है उसके पास ज़्यादा पावर होती है। सो यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब क्या है और क्या ज़रूरत है कॉन्स्टिट्यूशन की? रिजॉल्व डिस्प्यूट्स। अगर मान लो कोई पंगा हो गया, ठीक है, किसी भी बिटवीन दो लोग, दो ग्रुप्स या दो अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट्स, तो वो पंगा जो होगा उसको कैसे सॉल्व करना है ये सब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। इसके अलावा जो हमारे कंट्री में माइनॉरिटीज़ रहती हैं, जो ऐसे लोग हैं जो माइनॉरिटी में हैं, जो पॉपुलेशन में बहुत कम है, उनको कैसे प्रोटेक्ट करना है, ठीक है, उनको राइट्स देकर, उनको कुछ स्पेशल राइट्स देकर, ठीक है, वो भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ही करता है। सो कॉन्स्टिट्यूशन इन लोगों के लिए भी बहुत ज़रूरी हो जाता है। इसके अलावा स्टेबिलिटी आती है। देखो अगर किसी देश में एक रूल बुक होती है, एक रूल के हिसाब से अगर कोई भी कंट्री काम करती है तो वो हमेशा स्टेबल रहती है। जहाँ पर भी रूल्स नहीं होते ना, वहाँ हमेशा केओस की सिचुएशन रहती है, हमेशा वहाँ लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, ठीक है, टफ टाइम्स हमेशा बने रहते हैं। सो इसलिए बहुत ज़रूरी होता है कि हर देश में कॉन्स्टिट्यूशन ज़रूर हो, ठीक है। अब अगर हम इसके बाद अगर हम आगे बढ़ें, सो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये भी लिखा होता है कि किसी भी देश के गोल्स क्या हैं, कैसे इस कंट्री की प्रोग्रेस होगी, आगे कंट्री कैसे बढ़ेगी, ये सारी चीज़ें कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन्ड होती हैं। अब अगर हम आगे बढ़ें, इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन में अकाउंटेबिलिटी के बारे में भी लिखा होता है। कौन बंदा जो जिस पोस्ट पे है, जो ऑफिशियल्स हैं, वो किन किन चीज़ों के लिए अकाउंटेबल है, किन चीज़ों के लिए वो अकाउंटेबल नहीं है, ठीक है, ये भी इसके अंदर दिया होता है। और इसके अलावा एक कॉन्स्टिट्यूशन से क्या होता है, एकता बनी रहती है। जो हमारा नेशन है वो यूनाइटेड रहता है, लोग जो हैं वो एक साथ रहते हैं, क्योंकि भाई कॉन्स्टिट्यूशन तो एक ही है। आप किसी भी कम्युनिटी से हो, किसी रिलीजन से हो, ठीक है, किसी भी ग्रुप से हो, आप एक ही कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो करते हो इफ़ यू आर लिविंग इन इंडिया, ठीक है। सो यहाँ तक हो गया। अब बात करेंगे कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बना कैसे था, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग का प्रोसेस कैसा था, कौन कौन उसमें इन्वॉल्व था, ये सब चीज़ें हम समझेंगे। सो आगे बढ़ते हैं। हाउ वॉज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेड? हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने बनाया था। याद रखना, किसी एक पर्सन ने नहीं बनाया था। अक्सर हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन किसने बनाया था, बोलते हैं जी भीमराव अंबेडकर जी ने बनाया था। ऐसा कुछ भी नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के अंदर बहुत सारे लोग थे, ये कह सकते हैं कि उसमें लीड रोल भीमराव जी का था, पर अकेले उन्होंने नहीं बनाया था, ठीक है, ये फैक्ट याद रखना। और ये उस टाइम पे बनाई थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जब हमारा इंडिया अनडिवाइडेड था, यानी कि हमारा पार्टीशन नहीं हुआ था इंडिया का, 1947 के पहले की बात है। सो इनकी जो पहली मीटिंग हुई थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वालों की, वो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बेसिकली क्या है, एक ऐसी असेंबली है लीडर्स की जहां पे ऑल ओवर अनडिवाइडेड इंडिया से, अखंड भारत से सभी नेता आए थे और अपने देश के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के ऊपर जो है डिस्कशन होती थी। सो इनकी पहली सिटिंग हुई थी 9 दिसंबर 1946। ये अक्सर एमसीक्यूज में आता है कि भाई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की पहली सिटिंग कब हुई थी। और इसके अलावा आप अगर देखोगे, एंड रीअसेंबल्ड एज कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर डिवाइडेड इंडिया ऑन 14 अगस्त 1947। पहले तो क्या हुआ था, इसकी फर्स्ट सीटिंग हुई थी, बहुत कम लोग आए थे, क्योंकि कई लोग ऐसे थे जो इसको भाई पूरी तरीके से इसका बहिष्कार कर रहे थे, कह रहे थे हम जाएंगे ही नहीं इसमें, ठीक है। तो जब पूरी तरीके से इंडिया मतलब आज़ाद होने वाला था, तो उस टाइम तक भी डिवाइडेड जो है मतलब इंडिया के लिए 14 अगस्त 1947 तक ये चल रही थी इसकी मीटिंग्स। और अगर ये देखते हैं कि इसके अंदर कौन कौन था, ये जानना बहुत ज़रूरी है। पहली सीटिंग कब हुई थी ये याद रखना, एक तो वो फैक्ट ज़रूरी था इसका। अगला फैक्ट है कि इसके अंदर कौन कौन शामिल था। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है वो 1946 में बनाई गई थी, और इसमें क्या हुआ था, इलेक्शन करके इनके मेंबर्स को चुना गया था। और ये जो इलेक्शंस थे ये कैबिनेट मिशन प्लान के अंदर हुए थे, यानी कि जो ब्रिटिश इंडिया था उस टाइम पे एक प्लान बनाया गया था, ठीक है। जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने कैबिनेट मिशन नाम से प्लान बनाया था, जिसके अकॉर्डिंग इन्होंने इलेक्शन करवाए थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने के लिए। और जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी जिसका काम था कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के ऊपर काम करना, उसमें 299 मेंबर्स थे, जिसमें आप अगर देखोगे बहुत सारे प्रोविंसेस से लोग आए हुए थे, प्रिंसली स्टेट से भी बहुत लोग थे। प्रिंसली स्टेट का मतलब होता है कि हमारे इंडिया में पहले राजा महाराजा भी रहते थे, हर जगह पे ब्रिटिश राज नहीं था। जो हमारा इंडिया था उसमें कई जगहों पर, जैसे हैदराबाद हो गया, ठीक है, जम्मू कश्मीर हो गया, और आपके गुजरात साइड में बहुत सारे एरियाज हो गए,
केरला हो गया जिसको त्रावणकोर कहा जाता था पहले, ये जो कुछ एरियाज हैं यहाँ पे क्या है, प्रिंसली स्टेट्स थे, यानी कि यहाँ पे राजा महाराजा होते थे, तो उनको भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर इन्वॉल्व किया गया था। नाउ लेट मी गिव यू एग्जांपल। यहाँ पे अगर आप देखोगे जो आपको इंडिया का मैप दिख रहा है, अनडिवाइडेड इंडिया आपको नजर आ रहा होगा, इसके अंदर जो येलो कलर में है वो टेरिटरी ब्रिटिशर्स के अंडर में थी, यानी कि डायरेक्ट ब्रिटिश रूल था, और जो आपको ब्लू कलर में नजर आ रहा होगा वो प्रिंसली स्टेट्स थे, यानी कि यहाँ पे राजा महाराजा होते थे। और आप अगर देखोगे हैदराबाद, मैसूर, ठीक है, नीचे जाओगे त्रावणकोर, और ऊपर जाओगे राजपूताना, ठीक है, तो ये सारी जो जगहें, जूनागढ़, ये प्रिंसली स्टेट्स थे, यहाँ के प्रिंस जो होते थे वो मेन थे, तो उनको भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में इन्वॉल्व किया गया था। अब मैं आपको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की कुछ और बातें बता देता हूं। द असेंबली वॉज कंपोज्ड ऑफ मेंबर्स फ्रॉम वेरियस पॉलिटिकल पार्टीज, कोई एक पॉलिटिकल पार्टी नहीं बल्कि अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज से यहाँ पे जो है मेंबर इन्वॉल्व किए गए थे, लेकिन मेजोरिटी जो 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 लीडर्स थे वो इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी के थे, ठीक है, यानी कि जो INC है, जिसको आज आप राहुल गांधी वाली पार्टी कहते हो, ठीक है, कांग्रेस पार्टी, उसके सबसे ज़्यादा मेंबर्स थे जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन था उसको बनाने के लिए। अब अगर हम आगे बढ़ते हैं तो वी कैन सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे वॉज इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ द असेंबली। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो प्रेसिडेंट थे उनका नाम था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है, ये फैक्ट आप सभी को याद रखना है। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का रोल क्या था वो भी समझ लो, इनका नाम हमेशा आता है जब भी हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं। सो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वॉज अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी। ड्राफ्ट बनाना, कोई भी चीज़ को बनाने से पहले हम उसको एक ड्राफ्ट बनाते हैं। सो ड्राफ्टिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, किसी भी वर्क को फाइनल करने से पहले हम उसको ड्राफ्ट में डाल देते हैं। सो ड्राफ्टिंग कमेटी कैसे उसका फॉर्मेट पूरा बनेगा, उसके लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को अपॉइंट किया गया था, और मेनली इन्हीं को ही फ्रेम करके बताना था कि फाइनल कॉन्स्टिट्यूशन आपका कैसा नज़र आने वाला है इंडिया का। अब हमारी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी वो नेचर में कैसी थी, देखो इनका हमेशा जोर रहता था कंसेंट एंड डेलिब्रेशंस, यानी कि बातचीत करना, कंसेंट लेने के बाद ही कोई डिसीजन लेना, ऐसे नहीं मनमर्जी से डिसीजन ले लिया। एलिगेंस टू डेमोक्रेटिक वैल्यूज, डेमोक्रेटिक तरीके से डिस्कशंस होते थे, सभी को मौका मिलता था अपनी बात रखने का। रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल ग्रुप्स, आइडियोलॉजीज एंड कम्युनिटीज, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में हर तरीके के लोग शामिल थे, हर ग्रुप के लोग शामिल थे, हर पॉलिटिकल पार्टी के लोग शामिल थे, हर कम्युनिटी के लोग थे, ऐसा नहीं सिर्फ हिंदू थे, मुस्लिम भी थे, ठीक है, जैन, बौद्ध, पारसी, सिख, सब लोग थे। सो ये हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का नेचर हो जाएगा। अब अगर हम आगे बढ़ें, हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो अलग अलग सोर्सेज से लेकर इसके अंदर प्रोविजन ऐड करके बनाया गया है। इसको ये भी बोला जाता है उधार का थैला उधार का टोकरा, ठीक है। अब ये कैसे, मैं आपको बताता हूँ। आप अगर देखोगे यहाँ पे कनाडा का फ्लैग है, रशिया का फ्लैग है, ऑस्ट्रेलिया का फ्लैग है, USA, जर्मनी, इंडिया, अफ्रीका, ब्रिटेन, आपको बहुत सारे फ्लैग्स नज़र आ रहे होंगे, जापान। अब इन सभी देशों से कुछ ना कुछ हमने ना लिया है, इनसे अट्रैक्ट होकर, ठीक है। आप अगर देखोगे यूनाइटेड स्टेट्स का कॉन्स्टिट्यूशन, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, आयरिश यानी कि आयरलैंड का कॉन्स्टिट्यूशन, कैनेडियन, ऑस्ट्रेलियन, वीमर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी, फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन, साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन एंड जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन, इतने सारे कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने बहुत सारी वैल्यूज, बहुत सारे प्रोविजंस को लिया है। सबसे पहले ब्रिटिशर से हमने क्या लिया है, देखो जब हमारा इंडिया आज़ाद नहीं हुआ था तो वो ब्रिटिश इंडिया कहलाता था, ब्रिटिश इंडिया में ब्रिटिशर्स का रूल था, तो उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट बनाया था 1935 में। इसके अकॉर्डिंग क्या था, ये लोगों ने फेडरल स्ट्रक्चर बनाया था गवर्नमेंट का। फेडरल स्ट्रक्चर का मतलब होता है जब पावर दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, एक सेंट्रल में और एक स्टेट में। आज भी आप देखोगे सेंट्रल गवर्नमेंट होती है हमारी, मोदी जी की है, अभी स्टेट में हर स्टेट की अलग होती है। यूपी में योगी आदित्यनाथ जी हैं, ठीक है, दिल्ली में केजरीवाल जी हैं, हर जगह की स्टेट गवर्नमेंट भी होती है। सो आप अगर देखोगे जो गवर्नर होता है हर स्टेट का, वो भी हमने यहीं से सीखा था, ब्रिटिशर्स से सबसे पहले। और जो इमरजेंसी लगाई जाती है कि भाई अगर कोई इमरजेंसी कंडीशन आ गई है, इकोनॉमिक कंडीशन हो सकती है, या कोई बाहर से किसी ने इन्वेड कर दिया है, कोई सिक्योरिटी से रिलेटेड कुछ मसला है, तो हम इमरजेंसी लगा सकते हैं। इसके अलावा जो पब्लिक सर्विस कमीशंस होती हैं, जिसको आज की डेट में आप UPSC कहते हो, ये भी हमने ब्रिटिशर्स से ही सीखा है। UPSC का जो चस्का है वो जब ब्रिटेन का रूल था, जब ब्रिटिशर्स थे इंडिया में, जब ही से UPSC का चस्का बना था।
वरना आप अगर देखोगे ये इतना चस्के में होता नहीं। ये ब्रिटिशर्स की ही लेगेसी है यूपीसी, ये जो यूपीएससी वाला है। आज हमने यूपीएससी को सबसे बड़ा एग्जाम बना रखा है, जबकि ऐसा नहीं है। और भी बहुत सारी नौकरियां होती हैं जो उससे बहुत ज़्यादा पैसे भी मिलते हैं और बहुत ज़्यादा पावर भी होती है, बट हमने यूपीएससी को ही ज़्यादा तवज्जो दे रखी है क्योंकि हमारे ऊपर वो ब्रिटिश इन्फ्लुएंस अभी तक गया नहीं है। ठीक है, तो ये था ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या लिया, जो प्रॉपर ब्रिटेन का कॉन्स्टिट्यूशन था। ठीक है, जो वर्बल है, रिटर्न में नहीं है। सो इनका जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है गवर्नमेंट का, जहाँ पे पार्लियामेंट होगा, जैसे आज हमारे देश में क्या है, पार्लियामेंट है, लोकसभा है, राज्यसभा है, प्राइम मिनिस्टर है जो हेड ऑफ गवर्नमेंट होता है। सो ये हमने ब्रिटेन से लिया। और इसके अलावा हमारे यहाँ पार्लियामेंट के दो हाउस होते हैं। ठीक है, एक तो होता है आपका लोकसभा, एक होता है राज्यसभा। आगे जब हम चैप्टर्स पढ़ेंगे ना तो आपको मैं इसका डिफरेंस भी बताऊंगा कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है और इसकी पावर क्या होती है। ये लोकसभा राज्यसभा वाला सिस्टम भी हमने यहीं से लिया। रूल ऑफ लॉ, रूल ऑफ लॉ का मतलब होता है चाहे कोई अमीर है गरीब है, सभी के लिए लॉ बराबर होगा। ये भी हमने ब्रिटेन से लिया। लेजिस्लेटिव प्रोसीजर्स जो हमारे जितने भी होते हैं जब हम कोई लॉ बनाते हैं, वो भी हमने ब्रिटेन से ही लिया है। ठीक है, तो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से भी बहुत कुछ लिया था। अब हम आते हैं यूनाइटेड स्टेट्स के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या क्या लिया है। सो जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं वो हमने यूएस से इंस्पायर होकर अपने यहाँ पे डाले हैं। हम कहते हैं ना भाई हमारे पास हमारे मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स हैं। इसके अलावा जो जुडिशरी हमारी इंडिपेंडेंटली वर्क करती है, किसी के प्रेशर में नहीं आती, वो भी हमने यूएस से ही सीखा है। जुडिशियल रिव्यू, यानी कि जुडिशरी अपने किसी भी डिसीजन को रिव्यू करके पलट सकती है, ये हमने यूएस से लिया है। इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट को हटाना है तो भी हमने यूएस से ही ये प्रोविज़न लिया है। जो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन का प्रोविज़न है, देखो कई देशों में क्या होता है, वर्बल कम्युनिकेशन, मतलब वर्बल कॉन्स्टिट्यूशन होता है, रिटन में नहीं होता। तो हमारे देश में रिटन और बहुत बड़ा और बहुत दुनिया का सबसे बड़ा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, वो कॉन्सेप्ट भी हमने यूएस वालों से ही लिया था। ठीक है, अब आता है आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन। आयरलैंड वालों से हमने क्या लिया, दो, एक तो भाई होते हैं आपके फंडामेंटल राइट्स, ठीक है, जो कि जिसकी गारंटी देता है कॉन्स्टिट्यूशन। एक होता है आपका डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, डीपीएसपी। इसमें हर स्टेट अपने सिटीजन्स के वेलफेयर के लिए कुछ ना कुछ कर सकता है, इसके लिए आप उसको प्रेशराइज नहीं कर सकते, वो उसके मन की मर्जी है, गारंटी नहीं देता इसकी कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन। सो ये डीपीएसपी का वाला जो है, जो प्रोविज़न है, ये हमने आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। और राज्यसभा जो हमारा, आप कहोगे देखो दो पार्लियामेंट के पार्ट होते हैं, एक है राज्यसभा, एक है लोकसभा। राज्यसभा में क्या होता है, कुछ मेंबर्स को नॉमिनेट कर सकता है प्रेसिडेंट। ठीक है, कि भाई इन लोगों को सीधा सीधा राज्यसभा में एंट्री मिल जाएगी। तो ये चीज़ें भी हमने आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से ही ली हैं। ठीक है, अब आता है अब अगर यहाँ पे हम देखेंगे तो आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन हो गया। और इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट आता है, ठीक है, जो इसके बाद नेक्स्ट आता है वो है हमारा कनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कनाडा से हमने क्या लिया है, फेडरेशन विद अ स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट। आप देखोगे हमारे यहाँ पे स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट दो पार्ट्स में पावर डिवाइडेड होती हैं। जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसमें अभी मोदी जी हैं। स्टेट गवर्नमेंट अगर दिल्ली की बात करें तो केजरीवाल जी हैं, यूपी में देखोगे योगी आदित्यनाथ जी हैं, वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी है। सो ये क्या है, ये चाहे कितने भी सीएम हो जाएं, लेकिन पावर सबसे ज़्यादा देश में पीएम की होती है, प्राइम मिनिस्टर की। ये बात आप सभी को पता होगी। ठीक है, ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या लिया है, कॉन्करेंट लिस्ट ली है। ठीक है, कॉन्करेंट लिस्ट में क्या होता है कि भाई हमारी एक तो सेंट्रल लिस्ट होती है जिसपे सेंट्रल गवर्नमेंट रूल बना सकती है, स्टेट लिस्ट होती है जिसपे स्टेट गवर्नमेंट इन टॉपिक्स पे रूल बना सकती है, एक रूल या फिर लॉज बना सकती है। एक होती है कॉन्करेंट, इसमें स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट्स दोनों मिलकर किसी भी मुद्दे के ऊपर लॉ बना सकती हैं। ठीक है, और ये हमने ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स बिटवीन स्टेट्स, दो अलग अलग स्टेट्स किसी भी देश के, हमारे जो मतलब जैसे मान लो यूपी और एमपी है, वो आपस में ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, ट्रेडिंग की फ्रीडम देना भी ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से ही हमने लिया है। अब आता है वीमर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी। जर्मनी के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने इमरजेंसी पावर ली है। और इसमें आता है एक प्रोविज़न जिसमें लिखा है कि टू सस्पेंड सर्टेन राइट्स एंड फ्रीडम्स ड्यूरिंग अ नेशन इमरजेंसी। जब किसी देश के ऊपर इमरजेंसी लगती है तो आपके जो आपके फंडामेंटल राइट्स होते हैं वो कुछ समय के लिए छीन लिए जाते हैं आपसे, आपको कोई राइट नहीं मिलता। तो ये हमने जर्मनी के कॉन्स्टिट्यूशन से सीखा है, वहाँ से इंस्पायर होके ये प्रोविज़न अपने कॉन्स्टिट्यूशन में डाला था।
साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन में से हमने ये सीखा कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन में कोई खराबी आ जाती है टाइम के अकॉर्डिंग तो उसमें अमेंडमेंट का प्रोविज़न होना चाहिए भाई, है ना। टाइम के अकॉर्डिंग चेंजेस तो इंपॉर्टेंट होते हैं। सो चेंजेस करने के लिए हमें अमेंडमेंट करना पड़ता है और वो प्रोसीजर हमने साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। इसके अलावा जो मेंबर होते हैं राज्यसभा के, ठीक है, मैंने बताया था लोकसभा और राज्यसभा दो पार्ट हैं पार्लियामेंट के, तो उसमें राज्यसभा का इलेक्शन कैसे होना है, क्योंकि देखो लोकसभा का डायरेक्ट इलेक्शन होता है, राज्यसभा का इनडायरेक्ट होता है, तो वो इनडायरेक्ट इलेक्शन राज्यसभा में कैसे होगा वो हमने साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन से सीखा था। फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से हमने ये सीखा, जो हम लिबर्टी की बात करते हैं, इक्वालिटी की बात करते हैं और फ्रेटर्निटी की, ये फ्रेंच रेवोल्यूशन से आए हैं दो तीन वर्ड, ठीक है। लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, ये हमने फ्रेंच लोगों से सीखा है और ये हमने अपने प्रियम्बल में भी डाले हैं, ठीक है। लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी ये सब दिया है। सो हम कह सकते हैं हेंस वी कैन से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बैग ऑफ बोरोविंग यानी कि उधार का थैला भी कहा जाता है, क्योंकि हमने अलग अलग कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशन से प्रोविजंस को बोरो किया है और अपने कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया है। अब अगर हम हमारे पॉलिटिकल फिलोसफी के ऊपर बात करें, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की पॉलिटिकल फिलोसफी, तो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में सिंगल सिटीजनशिप की बात होती है, यानी कि आप इंडिया में रहते हो तो आप इंडियन हो, डजेंट मैटर आप केरला के हो, तमिलनाडु के हो या कहीं के भी हो, सिटीजन आप इंडियन ही कहलाओगे। डबल सिटीजनशिप नहीं होती, सिंगल होती है। फंडामेंटल ड्यूटीज, जहां आपके फंडामेंटल राइट्स होते हैं वहीं आपकी कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज भी होती हैं। आपके जो ट्राई कलर हमारा जो फ्लैग है तिरंगा, उसकी जो है रिस्पेक्ट करना, नेशनल एंथम की रिस्पेक्ट करना, अपने एनवायरनमेंट को क्लीन रखना, ये सारी चीज़ें एग्जाम्पल्स हैं ड्यूटीज़ की। फंडामेंटल राइट हमको दिए गए हैं जो हम आगे आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे। गवर्नमेंट फेडरल होती है, स्टेट और सेंट्रल लेवल पे जो है टू पार्ट्स में गवर्नमेंट डिवाइडेड होती है। यूनिटी इन डाइवर्सिटी, हमारे देश में कितनी डाइवर्सिटी है, आप देखोगे अलग अलग रिलीजन्स, अलग अलग कम्युनिटीज़ के लोग रहते हैं पर यूनिटी के साथ रहते हैं। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो मैंने अभी आपको डीपीएसपी पीछे बताया था कि किसी भी स्टेट को अगर मन करता है अपनी स्टेट के लोगों के लिए कुछ वेलफेयर स्कीम्स लानी है तो वो ला सकता है। ब्लेंड ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी एंड रिजिडिटी, फ्लेक्सिबल भी है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कि आप उसमें अमेंडमेंट्स कर सकते हो, उसमें चेंजेस कर सकते हो टाइम के अकॉर्डिंग, बट रिजिड भी है। ऐसा नहीं है आप पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन ही चेंज करके रख दोगे, उसकी जो बेसिक स्ट्रक्चर है आप उससे छेड़छाड़ नहीं कर सकते हो। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, हमारे इंडिया की जो गवर्नमेंट है वो पार्लियामेंट्री है, ठीक है, जहाँ पे प्राइम मिनिस्टर को ज़्यादा पावर दी गई है। सो ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की पॉलिटिकल फिलॉसफी थी, यानी कि इसमें जो मेन बातें थी वो मैंने आपको बता दी हैं। जो कुछ हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं जैसे कि राइट, सिटीजनशिप, डेमोक्रेसी, इक्वालिटी, फ्रीडम, ये सारी चीज़ें हमारे प्रीएम्बल, यानी कि आप अगर एनसीईआरटी बुक पढ़ रहे हो अभी तो आप 2-3 पेज आगे जाना, आपको लिखा मिलेगा बड़ा बड़ा प्रीएम्बल, वी द पीपल ऑफ इंडिया, ठीक है, और ऐसे करके लिखा होता है हम भारत के लोग, और ये सारे राइट, सिटीजनशिप, डेमोक्रेसी, इक्वालिटी, फ्रीडम, फ्रेटर्निटी, ये सब लिखा होगा, ये हमारे प्रीएम्बल में लिखा है भाई, हमने ये सारी चीज़ें सीखी हैं अलग अलग कंट्रीज से इंस्पायर होके, ठीक है। सो आर कॉन्स्टिट्यूशन एम्फसाइज दैट इट्स फिलोसफी इज पीसफुल एंड डेमोक्रेटिक, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा है जो बहुत पीसफुल है, किसी में लड़ाई नहीं करवाता, डेमोक्रेसी के ऊपर काम करता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, और हमारे लोगों की भलाई के लिए काम करता है, ठीक है। और यही है कि भाई मतलब एथिकल है, कोई ऐसी अनएथिकल चीज़ नहीं लिखी है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। लेकिन हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की क्रिटिसिज्म भी होती है, हर चीज़ अच्छी नहीं होती ना, कुछ कुछ उसमें बुराइयां भी होती हैं। पहली बुराई है बहुत लंबा है, बहुत डिटेल्ड है, कभी कभी इतना टाइम नहीं होता आपके पास, आप अगर पढ़ने बैठोगे तो बहुत ज़्यादा डिटेल में हो जाता है, लंबा चला जाता है। प्रोविजंस फ्रॉम वेस्टर्न कंट्रीज हैड बीन बोरोड, हमारा देश जो है वो एशिया में आता है, लेकिन हमने बहुत सारे प्रोविज़न वेस्टर्न कंट्रीज़ के डाल रखे हैं जो कभी कभी हो सकता है हमारे देश के लिए रेलेवेंट ना हो। और रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ ऑल द ग्रुप्स वर नॉट प्रेजेंट इन द फ्रेमिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये भी कहा जाता है कि देश के अंदर हर ग्रुप के तो लोग नहीं थे यार, ऐसा कहा जाता है। डाइवर्सिटी थी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में, बट ऐसी भी डाइवर्सिटी नहीं थी कि हर ग्रुप का बंदा वहाँ पे बैठा हो, मेजोरिटी कांग्रेस वालों की थी, ऐसा माना जाता है, ठीक है। सो कॉन्स्टिट्यूशन इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ विशेस एंड एस्पिरेशंस ऑफ द सोसाइटी, कोई भी सोसाइटी अपने देश से क्या चाहती है वही कॉन्स्टिट्यूशन हमें दिखाता है, ठीक है। सो इट इज़ रिटन डॉक्यूमेंट, रिटन है, प्रिपेयर्ड बाय रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द सोसाइटी, हमारे समाज के जो नुमाइंदे होते हैं जिनको हम चुनते हैं, जो हमारे नेता होते हैं, उन्होंने ही ये बनाया है कॉन्स्टिट्यूशन। सो द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज अडॉप्टेड ऑन 26 नवंबर 1949, हमने 26 नवंबर
1949 को इसको अडॉप्ट किया कि हाँ इसी को ही अब हम लागू करने वाले हैं। इसको इम्प्लीमेंट किया 26 जनवरी 1950 को, ठीक है, जिसको रिपब्लिक डे नाम से हम मनाते हैं अपने इंडिया में। सो ये कुछ फैक्ट्स थे जो मैंने आपको बताए। सो कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ वाइब्रेंसी, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन काफ़ी वाइब्रेंट है क्योंकि समय समय पर चेंज होता रहता है, सर्कमस्टांसेस चेंज होते हैं, तो हम कॉन्स्टिट्यूशन में भी चेंजेस ला सकते हैं समय समय पर। और इसके अलावा द कॉन्स्टिट्यूशन इज़ अ लिविंग डॉक्यूमेंट, ये लगातार चेंज होता रहता है एंड डायनेमिक है, लगातार इसमें आप देखोगे टाइम के अकॉर्डिंग कुछ ना कुछ न्यू लॉज ऐड होते रहते हैं, मॉडिफिकेशंस एज रिक्वायर्ड। अगर कुछ मॉडिफाई करना है, कोई पुराना कानून अच्छा नहीं लग रहा तो मॉडिफिकेशन भी हो सकती है। कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बहुत अच्छा है, ठीक है। अमेंडमेंट की बात करते हैं अब हम, कॉन्स्टिट्यूशन में कैसे होता है। अमेंडमेंट का जो प्रोसेस होता है वो पार्लियामेंट से स्टार्ट होता है क्योंकि वहीं हमारे लीडर बैठे होते हैं सारे जो चुन के आते हैं। अमेंडमेंट का जो प्रोसेस है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 368 में दिया गया है। ये सारी चीज़ें जो हाईलाइट कर रहा हूँ ना, इस पे एमसीक्यू बनते हैं आपके कि कौन से आर्टिकल में अमेंडमेंट का प्रोसेस है। ओके, द अमेंडमेंट्स डू नॉट मीन दैट द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज चेंज। अमेंडमेंट का मतलब ये कतई भी नहीं है कि आप कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर ही चेंज कर दो। बेसिक स्ट्रक्चर वही रहेगा, जो बेसिक वैल्यूज़ हैं वो चेंज नहीं होंगी, आप कुछ ना कुछ प्रोविजंस में चेंजेस कर सकते हो। तो ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में कुछ बातें थी जो मैंने आप सभी को बताई। इन द केस ऑफ अमेंडमेंट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज़ फ्लेक्सिबल एंड रिजिड। जैसा मैंने आपको पीछे बताया था, फ्लेक्सिबल इसलिए है क्योंकि आप समय के अकॉर्डिंग इसमें चेंजेस कर सकते हो। रिजिड इसलिए है कि आप उसका बेसिक स्ट्रक्चर कभी भी चेंज नहीं कर सकते। मोर देन 100 अमेंडमेंट्स टू द कॉन्स्टिट्यूशन सो फार, अभी तक 100 से भी ज़्यादा अमेंडमेंट्स हो चुके हैं हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। सो इससे पता चलता है कि बहुत बारी चेंजेस करें हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है। और अगर मैं आपको बताऊं कैसे अमेंडमेंट होता है, एक तो होता है सिंपल मेजॉरिटी। आप पार्लियामेंट में बैठे हो, कोई अमेंडमेंट का मुद्दा आया, सबने पूछा भाई कौन चाहता है अमेंडमेंट हो, जितने लोग हाथ ऊपर करेंगे मेजॉरिटी में जो होगा, ज़्यादा मेजॉरिटी हुई तो मान लेंगे, मेजॉरिटी नहीं हुई तो नहीं माना जाएगा। ये किन टाइप्स की चीज़ों पे जो अप्लाई होता है, अगर न्यू स्टेट बनाना है, कोई कहता है मान लो जी राजस्थान को काटकर 2 स्टेट्स बना दो, कितने लोग चाहते हैं बने, सभी ने हाथ ऊपर किया, कुछ ने नहीं किया, मेजॉरिटी होगी तो मान लिया जाएगा। फिर आता है कि कोई भी लेजिस्लेटिव काउंसिल बनानी है या उसको अबॉलिश करनी है, तो उसके लिए भी ये सिंपल मेजॉरिटी वाला रूल चलता है। इसके अलावा स्पेशल मेजॉरिटी वाला रूल जो होता है उसमें क्या है, मतलब अगर आपको फंडामेंटल जो हमारे राइट्स होते हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन देता है उसमें चेंजेस करने हैं तो उसके लिए स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए होती है आपको, ठीक है। और इसके अलावा स्पेशल मेजॉरिटी भी चाहिए होती है, और आपके पूरे कंट्री में हाफ स्टेट्स हैं जो, उनका भी रेटिफिकेशन चाहिए होता है, यानी कि सभी स्टेट्स में से हाफ यस बोलें, स्पेशल मेजॉरिटी भी हो आपके पास। ये कहाँ पे लागू होता है, जब प्रेसिडेंट को इलेक्ट किया जाता है या सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो जजेस होते हैं उनको इलेक्ट किया जाता है, वहाँ पर ये चीज़ें लागू होती हैं। सो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। सो अभी तक क्यों इतने अमेंडमेंट हुए हैं भाई हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, आपके दिमाग में ये बात भी आई होगी। जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो उस टाइम पे सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुई थी, वहाँ के जो कह सकते हो सर्कमस्टांसेस थे वो अलग थे। आज समय बदल चुका है, टेक्नोलॉजी का ज़माना है, बहुत सारे चेंजेस की ज़रूरत पड़ती रहती है, टाइम के अकॉर्डिंग सिचुएशन चेंज होती है। सो अमेंडमेंट्स जो है वो इसीलिए होते हैं ताकि एक लिविंग डॉक्यूमेंट बना रहे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। कभी भी ऐसा ना हो कि यार एकदम बेकार है, चेंजेस ही नहीं हो रहे, नहीं, टाइम के अकॉर्डिंग चेंज हो सकते हैं। सो मैनी अमेंडमेंट्स वर मेड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। ये चेंजेस इसीलिए आए क्योंकि डेमोक्रेसी जो है वो आज की ज़रूरत है। डेमोक्रेसी में लोगों का ध्यान रखा जाता है, लोगों को अगर कोई कानून अच्छा नहीं लग रहा तो उसमें चेंजेस भी हो सकते हैं। सो इन द इंडियन कंटेक्स्ट आप अगर देखोगे कॉन्स्टिट्यूशन को एक लिविंग डॉक्यूमेंट कहा गया है क्योंकि इसमें चीज़ें एड ऑन भी होती रहती हैं और बहुत सारी चीज़ें मॉडिफाई भी होती रहती हैं या अमेंडमेंट भी होते रहते हैं। सो जनवरी 26, 1950 को इसको पूरी तरीके से जो है पूरा इम्प्लीमेंट इसका हो चुका था, मैंने आपको पीछे बताया था, और ये हमारे देश का सुप्रीम लॉ है। जो कॉन्स्टिट्यूशन है उससे बड़ा कुछ भी नहीं है। सो इसके जो फ्रेमर्स थे, कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करने वाले कुछ लीडर्स हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और बहुत सारे लोग और भी थे जो मैंने पीछे आपको बताया, ठीक है। और उनको उस टाइम जो सही लगता था उसके अकॉर्डिंग इन्होंने लॉज डाले थे जो आज भी रेलेवेंट हैं। ऐसा नहीं पूरा कॉन्स्टिट्यूशन हमारा चेंज हो चुका है। सो डाइवर्सिटी है हमारे इंडिया में नो डाउट,
पर चेंजेस भी होते हैं। इसी के साथ फर्स्ट चैप्टर खत्म होता है। इसके पीडीएफ नोट्स आपको मिल जाएंगे बहुत जल्द। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ में। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।